जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए आर्मी ने जारी करी 200 हेलीकॉप्टर्स की नई आरएफआई। भारतीय रक्षा मंत्रालय खरीद रही है 200 नए एडवांस हेलीकॉप्टर्स। अमेरिका के साथ डिफेंस परचेसेस को होल्ड करने वाली रिपोर्ट निकली फर्जी। 7 वर्षों के बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री होंगे चीन की ऑफिशियल विजिट पर। और स्पेन और स्विट्जरलैंड ने कैंसिल करी F-35 की डील। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए अब भारतीय रक्षा मंत्रालय को नए लाइट हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है और इन नए हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए आरएफआई जारी की गई है। और ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये रिकॉनासेंस एंड सर्विलियंस यानी कि RSH हेलीकॉप्टर्स के तौर पर जाने जाएंगे। और आरएफआई के मुताबिक कम से कम इस तरह के 200 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट है और ये हेलीकॉप्टर्स आर्मी और एयरफोर्स दोनों की सर्विस में इस्तेमाल होंगे, जिसमें से 120 हेलीकॉप्टर्स आर्मी के लिए और 80 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स के लिए। इन हेलीकॉप्टर्स को दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में मल्टीपल रोल्स में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें रिकॉनासेंस, सर्विलियंस, स्पेशल मिशंस के लिए स्मॉल ट्रूप्स या फिर क्विक रिएक्शन टीम्स को कैरी करना, इंटरनल और एक्सटर्नल लोड्स के साथ ग्राउंड ऑपरेशंस को सपोर्ट करना, अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ ऑपरेट करना, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के दौरान कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो सिविलियन अथॉरिटीज़ की मदद के लिए भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होगा। और ये जो आरएफआई जारी की गई है इसके माध्यम से हेलीकॉप्टर्स की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फाइनलाइज किया जाएगा और इनको किस तरीके से खरीदा जाएगा तो उसके मेथड को भी डिसाइड किया जाएगा, जिसमें इंडियन कंपनीज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी पार्टनरशिप कर सकती हैं। और इन 200 मॉडर्न RSH हेलीकॉप्टर्स की जो खरीद है तो उसे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। रॉयटर्स की तरफ से सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव करके एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह क्लेम किया गया है कि भारत ने अमेरिका से नए वेपन्स और एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली जो योजना है तो उसको फिलहाल के लिए रोक दिया है। और भारत के इस कदम को यूएस प्रेसिडेंट द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बदले एक कॉन्क्रीट साइन की तरह बताया गया है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि भारत के अथॉरिटीज़ ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को गलत और मनगढ़ंत बताया है। जबकि ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अमेरिका के साथ जो रक्षा खरीद है वो अपने स्थापित प्रोसीजर्स के अनुसार ही लगातार प्रोसेस में है। खैर, पहली बार नहीं जब रॉयटर्स ने इस तरह की रिपोर्ट्स जारी करी हैं। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि रॉयटर्स ने यह भी क्लेम किया था कि भारत ने रशिया से ऑयल के इंपोर्ट को भी रोक दिया है और वो भी एक फेक न्यूज़ निकली थी। पर यह एक फैक्ट है कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो हमेशा से ही भारत के खिलाफ अपना नैरेटिव रन करती आई है और जो शायद आगे भी लगातार करती रहेगी। पर जो जरूरी है वो ये कि इन सभी नैरेटिव को भारत के ऑफिशियल्स द्वारा समय पर ही बस्ट करना। ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक यूएस के बियॉन्ड भी अपने डिफेंस पार्टनरशिप्स को एक्सपेंड करने के उद्देश्य के साथ जो भारत है वो फाइटर जेट इंजन्स को संयुक्त रूप से बनाने के लिए कम से कम 3 और कंट्रीज के मैन्युफैक्चरर्स के साथ बातचीत कर रहा है, जिनमें यूके और फ्रांस के अलावा जापान भी शामिल है। और इस रिपोर्ट में सीनियर ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है, हालांकि उनके नाम नहीं बताए गए कि वो कौन है, लेकिन उनके मुताबिक भारत इस परियोजना को तेजी से स्टार्ट करना चाहता है और इसके लिए जितने भी ऑफर्स आ रखे हैं तो उन्हें DRDO ही इवेलुएट कर रही है। हालांकि भारत के जो फाइटर जेट इंजन को विकसित करने वाली परियोजना है तो उसमें रोल्स रॉयस और सैफरन, तो इन 2 कंपनीज के नाम तो हम सभी पहले से ही जानते हैं और दोनों ही कंपनीज भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी ऑफर कर रही है। लेकिन ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में जो तीसरा नया नाम सामने आया है वो है जापान का। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मई के महीने में जापान ने भी यही सिमिलर ऑफर भारत को दिया था। बाकी जापान के ऑफर में उनका IHI X F91 इंजन मुख्य रूप से शामिल रहेगा, जो कि एक लो बाईपास आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है और ये 107 किलोन्यूटन तक का ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर के साथ 147 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और इसके मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक इसका जो डिज़ाइन है वो स्केलेबल है, यानी कि इसे 196 किलोन्यूटन तक के मैक्सिमम थ्रस्ट तक भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दे कि भारत के जेट इंजन प्रोग्राम में जापान का जो ऑफर है तो उस पर ऑफिशियल लेवल पर कोई भी ज़्यादा डिटेल्स अभी तक देखने को नहीं मिली है। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और NSA अजीत डोवाल की मीटिंग के बाद भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी रशियन राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर कन्वर्सेशन करी है और इस दौरान रशियन राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ यूक्रेन के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की जानकारी भी साझा करी है। इसके अलावा दोनों देशों के लीडर्स ने अपने बीच के बायलैटरल एजेंडा की प्रोग्रेस की भी समीक्षा की और भारत और रशिया की जो स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे और भी मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। और भारतीय प्रधानमंत्री के ऑफिशियल एक्स हैंडल की इस पोस्ट से भी कन्फर्म हुआ है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष के अंत तक भारत की यात्रा पर होंगे। इसके अलावा ऑफिशियल ये भी कन्फर्म हुआ है कि SCO समिट के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही चीन की ऑफिशियल विजिट पर होंगे। और जब से भारत और चीन के बीच सीमा पर टेंशन्स बढ़ी थी
तो उसके बाद से लगभग 7 वर्षों के बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री की चीन की पहली विजिट होने वाली है। और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि एससीओ समिट के लिए चीन में भारतीय प्रधानमंत्री की विजिट के लिए वे उनका स्वागत करते हैं। और इस वर्ष 31 अगस्त से 1 सितंबर तक जो चीन है वो एससीओ समिट को होस्ट कर रहा है, जिसमें एससीओ के सभी मेंबर्स के साथ 20 से अधिक कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और जबकि 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट ने अपने एक और बड़े कस्टमर को खो दिया है, क्योंकि स्पेन ने भी अब औपचारिक रूप से अमेरिका के इस F-35 वाली खरीद परियोजना से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। और अब F-35 के बदले जो स्पेन है वो अपने यूरोफाइटर टाइफून की ही फ्लीट को एक्सपेंड करेगा और फ्रांस और जर्मनी के साथ फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि FCAS प्रोग्राम में ही इन्वेस्ट करेगा। और नेटो स्पेंडिंग्स के ऊपर यूएस प्रेसिडेंट के हाल ही के प्रेशर को देखते हुए ये स्पेन के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि स्पेन के अलावा स्विट्जरलैंड भी यूएस के इस F-35 फाइटर्स वाली डील को कैंसिल करने की योजना बना रहा है, खास करके यूएस प्रेसिडेंट द्वारा लगाए गए जरूरत से ज्यादा टैरिफ के कारण। और ऐसा लग रहा है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट ऐसे ही टैरिफ खेलते रहे तो फिर शायद उनके पास टैरिफ ही बचे। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही पवन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2015 में हमारे कैनाइन वॉरियर मानसी और उनके हैंडलर सिपाही बशीर अहमद वॉर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1991 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर संदीप शंकला और सिपाही स्वरण सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेजर संदीप को मरणोपरांत अशोक चक्र से और सिपाही स्वरण को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में चलाए गए कोई भी 3 मेजर ऑपरेशंस के नाम बताइए। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिजाइन्स को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।